ओके स्टूडेंट्स, तो कल हमने शुरू किया था औद्योगिकरण और प्रमुख उद्योग क्षेत्र हैं। तो उसमें से मैंने आपको मोटे-मोटे 8 जो सेक्टर्स, कोर सेक्टर औद्योगिकरण के वो पढ़ा दिए थे। और एमएसएमई का जो 3 वो होती हैं वो पढ़ा दी थी कि लघु किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं और मध्यम उद्योग एमएसएमई किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह बता दी थी, आपको बता दिया था। और औद्योगिकरण की पूरी डेफिनेशन बताई थी कि उसमें क्या-क्या औद्योगिकरण किसे कहते हैं। अब आज हम शुरुआत करने वाले हैं एकीकृत इस्पात कारखाने हैं। एकीकृत इस्पात कारखाने क्या होते हैं, मतलब उसी के आगे का है ये। वो क्लास फर्स्ट थी और ये क्लास सेकंड है, मगर उसी के औद्योगिकरण का जो टॉपिक है उसी के आगे का है ये है। ओके हैं। तो टाटा लौह इस्पात कंपनी जमशेदपुर से एकीकृत इस्पात कारखाने 1947 में पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात कारखाना था, जो सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। किसके रूप में किया गया था? टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। टाटा लौह इस्पात कंपनी मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। एकीकृत इस्पात कारखाने से आप क्या समझते हो? एकीकृत कारखाने इस्पात का मतलब ये होता है कि जितने इस्पात से रिलेटेड जितने भी कारखाने हैं या उद्योग हैं, वो सारे एक ही जगह पे करना, मतलब एक ही स्थान उनके लिए डिसाइड करना कि जो इस्पात और से रिलेटेड जितने भी कारखाने हैं वो सारे एक जगह, उनको उद्योग जो है सारा एक ही जगह पे कर लो, ताकि समस्या ही नहीं हो, है कि इधर उधर ना जाना पड़े, एक दूसरे की हेल्प भी करते रहो। है तो कारखाना, ये देखिए, इधर देखिए, पुरी के अंदर खरकई के अंदर देखिए मैग्नीज का जो कारखाने हैं वो ये है। इस्पात संयंत्र की ये है चूना पत्थर, लोह अयस्क, कोयला और रेलवे लाइन। तो मैग्नीज के कौन कौन से? मैग्नीज का एक ये है, हाँ। उसके इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? ढूंढो, ये रहा जमशेदपुर। चूना पत्थर जो इस तरीके से, जो ये रहा चूना पत्थर, ये रहा एक चूना पत्थर, ये रहा। और लोह अयस्क ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। और कोयला, कोयला जो इस संकेत से दिखाई दे वो कोयला। रेलवे लाइन, ये सारी रेलवे लाइन है ये वाली। तो ये इतनी इतनी दूर में यहाँ इकट्ठा कर दिया, सारे एकीकृत इस्पात कारखाने, यानी यहाँ पे सारे एक जगह पे इकट्ठे कर दिए, इनको एक जगह बना दिया है। यहाँ से उत्पादित इस्पात के निर्माण के लिए सबसे नजदीकी 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है, यानी सबसे नजदीक है वो कोलकाता का पतन है। और टिस्को को लोहा, नोआ, मुंडी और बादाम पहाड़ से कोयला, जोड़ा खानो ओडिशा से और कोकिंग कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्रों से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? टिस्को को लोहा, नोआ मुंडी और बादाम पहाड़ से मिलता है, और कोयला जोड़ो खानों से और कोकिंग कोयला झरिया और पश्चिमी बोकारो कोयला खानों से इनको कोयला प्राप्त होता है, झरिया से। हाँ, और भारतीय लोहा और इस्पात कंपनियां बर्नपुर, यानी भारत की जो लोहा और इस्पात कंपनियां बर्नपुर के अंदर कौन कौन सी हैं? इसके अंदर भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1918 में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर में, और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया था। कहाँ में किया था? कुल्टी में स्थापित किया था। यहाँ वर्ष 1922 में उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर संयंत्रों को भी इसमें मिला दिया गया था। 1937 ईस्वी में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी साहचर्य ने बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की। किसकी थी? 1937 में भारतीय लोहा इस्पात जो कंपनी है उसने साहचर्य बंगाल स्टील कंपनी के नाम से कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, भद्रावती कर्नाटका। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, भद्रावती कर्नाटका। कौन सी है ये? भारतीय लोह और इस्पात कंपनी। बराकर नदी झरिया कोयला खाना है। दामोदर नदी बरीमपुर, गोवा 19 ने भीरापुर, कुल्टी, बर्नपुर, आसनसोल, कोलकाता और दामोदर। ये जो इस संकेत से दिखाई दे रही हैं ये लोहा है, लोहा इस्क, ये वाला लोहा इसका, ये लोहा से रेलवे लाइन, ये सारी रेलवे लाइन है। ये देखिए, ये लोहा इस्क क्षेत्र, इधर है, इधर है, इधर है। तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र, जिसका प्रारंभिक नाम मैसूर लोहा इस्पात वर्कर्स था। क्या था प्रारंभिक नाम? लोहा मैसूर नाम से, मैसूर लोहा इस्पात नाम से इसका नाम रखा गया था। और ये तीसरा एकीकृत लोहा संयंत्र है। सन 1923 में कर्नाटका राज्य में शिवमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। कहाँ? कर्नाटका में भद्रा नदी के तट भद्रावती नाम से स्थापित किया गया था। यह संयंत्र कर्नाटका के बाबा बुदन की पहाड़ियों के लोहा अयस्क क्षेत्रों से निकट स्थित है। जो कर्नाटका के अंदर बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं उसके लोहा संयंत्र के नजदीक ये स्थित है। कोमानुगुंडी के लोहा इस क्षेत्र से निकट है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता है। चूना पत्थर और मैग्नीज आसपास में है, लेकिन यहाँ पे कोयला नहीं मिलता है। प्रारंभ में
में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 ईस्वी में तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया। नहीं, पहले लकड़ियों का ईंधन प्रयोग किया गया, बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गई जिनमें से जोंग प्राप्त जल विद्युत परियोजना प्राप्त जल विद्युत का उपयोग किया गया। फिर भट्टियां लगाई गई और उसके बाद में जोग जल प्रवाह था उससे जल विद्युत को उपयोग किया गया इसके अंदर है। फिर ये इस संयंत्र के लिए आवश्यक जल भद्रा नदी से प्राप्त होता था। कौन सी नदी से होता था? भद्रा नदी से आवश्यक जल प्राप्त होता था है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन करता है। किसका करता है? यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात और एलॉय का उत्पादन करता है। ये देखिए तो भद्रा नदी ये रही, शिवमोगा ये रहा, जोग जलप्रपात, भद्रा नदी, भद्रावती, कुंवर, तुम्र, चिकमंगलुरु, भद्रा नदी, बाबा बुदन की पहाड़ियां, कावेरी, कामिनी, सिमसा नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात सिमसा, तुमकुर। ये इधर देखिए लोह इस्पात यहाँ बनता है, लोह इस्पात यहाँ बनता है, यहाँ पे भी लोह इस्पात बनता है। और ये रेलवे लाइन है जो लेके इधर से उधर, उधर से इधर जाती हैं आती हैं, जो नदियों को कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से, और लोह इस्पात के जो साधन है उनको कनेक्ट करती हैं आपस में। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला ओडिशा, ये चौथा है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की फर्म क्रूप्स एंड डिमांग के सहयोग से सन 1959 में शंख और कोयला नदी के संगम के समीप ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी फर्म क्रूप्स एंड डिमांग के सहयोग से सन 1959 के अंदर शंख और कोयला नदी के संगम के समीप स्थापित किया गया था। यह संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था, जैसे भारहास वाले कच्चे माल परिवहन मूल्य कम हो सके। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति लाभ प्राप्त है क्योंकि इससे निकटस्थ झरिया कोयला और सुंदरगढ़ एवं क्योंझर के लौह इस्पात के प्राप्त किया गया है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई छत्तीसगढ़, कौन सा? भिलाई छत्तीसगढ़। हिंदुस्तान राउरकेला संयंत्र स्थापित, ये राउरकेला का दिखाया गया है यहाँ पे। हीराकुंड बांध, राउरकेला, बिरमित्रपुर, मंदिरा बांध, इधर हो जाती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखिए। बिरमित्रपुर, मंदिरा बांध, राउरकेला, हीराकुंड बांध, ब्राह्मणी नदी, कोयल नदी, कीरीबुरा, ये कनेक्ट करती है रेलवे लाइन एक दूसरे को। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई राउरकेला है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये भी एक बार ये क्वेश्चन पढ़ा था कि राउरकेला कहाँ है, भिलाई कहाँ, बोकारो कौन से जिले के अंदर है, तो आपको ये चीज कौन से स्टेट के अंदर है, तो आपको ये चीज भी याद करनी है कि कौन से स्टेट के अंदर है। ठीक है। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत रूस की सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी, जिसमें 1955 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। कब हुआ था उत्पादन प्रारंभ? 1955 के अंदर उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। इस संयंत्र को लोह अयस्क ढलली राजगहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारखाली खानों से प्राप्त किया गया है। कहाँ से? कोरबा और कारखाली खानों से प्राप्त किया गया है। इस संयंत्र को जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति ग्रह से प्राप्त किया गया है। कहाँ से किया गया है? इस संयंत्र को जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति ग्रह से स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से उत्पादित इस्पात को अधिकांश भाग विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड से चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में उत्पादन इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड से चलाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुरा, पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुरा जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। दुर्गा पूजा ज्यादातर पश्चिम बंगाल में होती है, तो इसको कनेक्ट करके पढ़ लेना। नहीं, दुर्गापुरा पूछा है कि दुर्गापुरा, ये क्वेश्चन पढ़ता है क्योंकि मैं भी एक दो बार क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुकी हूँ कि ये पढ़ता है ये क्वेश्चन। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से वर्ष 1959 से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में वर्धमान जिले के समीप स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1959 के अंदर पश्चिम बंगाल में आसनसोल जिले के अंदर वर्धमान जिले में स्थापित किया गया था। भिलाई संयंत्र, भिलाई, ये भिलाई वाला ये जो राउरकेला वाला था, ये मैंने आपको यहाँ समझाया था। और ये भिलाई वाला ये यहाँ देखिए, बालाघाट, दिल्ली राजगृह, भिलाई, तेंदुआ टैंक, बिलासपुर, कोरबा, ये देखिए संयंत्र स्थापित कर रखे ना। ये देखिए लोहा इस तरीके का जो है वो लोहा है, इसका है रेलवे लाइन है, तो इसके अंदर कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई।
तो हम पढ़ रहे थे दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल। सन 1962 में इससे उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। कहाँ है? रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। 1962 के अंदर इसके अंदर शुरुआत कर दी थी उत्पादन करने की, और 1959 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल में स्थापित किया था। 1959 में स्थापित किया गया, 62 में यानी 3 साल बाद में इसमें उत्पादन की शुरुआत हुई थी। यह संयंत्र को लौह अयस्क नोआमुंडी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र दुर्गापुरा कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। कहाँ है? दुर्गापुरा कोलकाता रेलवे दिल्ली रेलवे मार्ग के ऊपर यह स्थित है। इस संयंत्र को जल विद्युत शक्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होती है। इस संयंत्र को जल विद्युत शक्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होती है। दुर्गापुरा इस्पात, झरिया ये रहा रानीगंज, झरिया ये रानीगंज, ये दुर्गापुरा, दामोदर नदी, बीरमपुर मित्र, नोआमुंडी, कीरी बुरी, बना हेड़ागढ़, 1955 किलोमीटर, 1926 किलोमीटर, कोलेशिया, गुरमहिसानी, कुट्टूपरा। झरिया और रानीगंज देख लो कहाँ पे है। इसके बोर्ड के सामने थोड़ा सा मैं खड़ी हो जाती हूँ तो दिखना बंद हो जाता है। सिर्फ बोर्ड की जितनी स्पेस है कि हाँ बस ये बोर्ड आई उतनी स्पेस है। हम जैसे टीचर सामने खड़े होते हैं फिर स्टूडेंट को कुछ दिखता नहीं है पीछे क्या लिखा हुआ है। भारतीय लौह इस्पात कारखानों की अवस्थिति जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उसको टेबल फॉर्म में दे रखा है। जो मैंने अभी आपको थ्योरी समझाई है ना उसको भी यहाँ पे टेबल फॉर्म में दे रखा है। स्थान जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत बरनीपुर ओडिशा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से, झरिया के खानों से कोयले की प्राप्ति होती है। लोएस की प्राप्ति जो होती है ओडिशा के गुरु महिसानी व मयूरभंज के नोआमुंडी खानों से होती है। कोयले की प्राप्ति झरिया खानों से होती है। चूना पत्थर की प्राप्ति बिहार उड़ीसा के खानों से। जल की प्राप्ति स्वर्ण रेखा खरकई नदी से। बर्नपुर में छोटा नागपुर पठार से ओडिशा के क्योंझारखोर से भी अयस्क की प्राप्ति होती है तथा कोयले की प्राप्ति डारिया व रानीगंज खानों से होती है। चूना पत्थर की प्राप्ति ओडिशा के खानों से होती है तथा जल की प्राप्ति दामोदर और बराकर नदियों से होती है। भद्रावती सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना छोटा उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ी से इनको जल की प्राप्ति होती है। नहीं, लोहा इसकी प्राप्ति और कोयले की प्राप्ति वनों की लकड़ी से तथा पश्चिम घाट से जल विद्युत से होती है। तो गुंटूर, अरे यार ये मैं कहाँ गई, गुंटूर से चूना पत्थर और जल भद्रा नदी से प्राप्त होता है। फिर दुर्गापुरा का छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से, बरकर तथा झरिया क्षेत्रों से, तापी क्षेत्र दामोदर नदी से। ये जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया सेम वही चीज है। राउरकेला उड़ीसा, क्यूझर बनई क्षेत्र से, झरिया और तलचर खानों की कुंड से, उड़ीसा बरीमपुर हाथीकंडा ब्राह्मणी नदी से। देख लो भिलाई ढल्ली राजहरा क्षेत्र उड़ीसा से, खाली गेनो द्वारा उत्तम केरल, बिलासपुर नंदिनी बोकारो स्थानीय कोयला झरिया कनपुरा से समीप ही ऐसे ओडिशा क्षेत्र में दामोदर नदी, विशाखापट्टनम बेलाडीला की खानों से, ऑस्ट्रेलिया आयात से छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, और पारादीप उड़ीसा कोझर और वेनाई क्षेत्र से, झरिया और तलचर खानों से ओडिशा क्षेत्र से। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, यानी स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से कारखाने थे जो लौह इस्पात के स्थापित किए गए थे और कौन से सन में स्थापित किए थे, किसने किए थे? हाँ, तो स्थान, राज्य, स्थापना वर्ष और विशेषता। कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में स्थापित की। बाद में बंगाल लौह इस्पात उद्योग में बदल गया था। बंगाल में बदल गया था। साकची झारखंड 1907 में, साकची जो 1907 में झारखंड में स्थापित था। ये जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना शुरुआत में यही मानी जाती है। हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908 ईस्वी, इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था। क्या था? भारतीय लौह इस्पात कंपनी था इसका नाम। भद्रावती कर्नाटका 1823 ईस्वी, इसका पहला नाम मैसूर आयरन स्टील कंपनी था, परंतु बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी दिया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। क्या थी? सार्वजनिक इकाई क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937, क्या था? बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937, यह स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी, किंतु बाद में इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी इसका नाम दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। में इसका नाम इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया गया बाद में। इस्पात उद्योगों का मुख्य समस्याएं, इस्पात उद्योगों में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर? तो अच्छे कुकिंग कोयले का अभाव, मतलब अच्छा कोयला नहीं मिलता है जैसा कि इनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनको चाहिए वो। उसके वजह क्षमता से कम उत्पादन, इनकी जो क्षमता है उससे कम उत्पादन होता है इनका। और प्रशिक्षित तकनीशियनों का अभाव, प्रशिक्षित जो तकनीशियन है उनका अभाव। उत्पादन लागत अधिक होती है। उसमें इस्पात की कीमत संबंधी समस्या, निर्यात संबंधी कठिनाइयां, मतलब निर्यात करने में भी समस्याएं होती है। और उस कहते हैं इस्पात की कीमत संबंधी समस्या, कीमत नहीं मिल पाती है इनको इतनी। बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो झारखंड, बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो, झरिया, दामोदर नदी, बीरम मित्रपुर, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी
और सुलायपत, ये नाम आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। सुलायपत, गुरु महिसानी, दामोझरिया, बोकारो, वीर मित्रपुर, बादाम पहाड़। यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित किया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। बोकारो में दामोदर नदी के किनारे स्थापित है। दामोदर, बोकारो के अंदर दामोदर नदी के यहाँ स्थापित है। सन 1972 में इससे उत्पादन प्रारंभ हुआ। सन 1972 से उत्पादन स्थापित कर दिया गया था। 1964 में स्थापना शुरू की गई थी इसकी। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी कि परिवहन लागत जो होती है वो कम लगे। इसके जैसे उद्देश्य यही था इसको स्थापित करने का, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लोहा इस्पात प्राप्त करते हैं। बोकारो राउरकेला से ये लोहा इस्पात प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए बोकारो क्षेत्र में कोयला ले जाते हैं। इस संयंत्र को जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी के कॉर्पोरेशन द्वारा होती है। कहाँ से होती है? इसको जल आपूर्ति की प्राप्ति दामोदर घाटी से प्राप्त होती है। दामोदर देख लो उधर, दामोदर नदी, पुत्र बादाम घाटी है, और ये रही दामोदर नदी, झरिया, बोकारो, ये रहा क्षेत्र बोकारो का, बीरमपुर क्षेत्र, बादाम पहाड़, गुरु महिसासुर सुल्तानी है। बोकारो का ये इस्पात। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1972 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। राउरकेला बोकारो को ले जाते हैं और बोकारो क्षेत्र है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील सेल, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सेल, 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भिलाई, दुर्गापुरा, बोकारो, राउरकेला, बरनपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखानों को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी। किसको दी गई? भिलाई, दुर्गापुरा, बोकारो, राउरकेला, बरनपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखानों को एक साथ मिलाकर संचालित करने की जिम्मेदारी किनको मिली? सेल को मिली है। उसके बाद वर्ष 2019 में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन देश है। वर्ष 2019 में भारत जो है चीन के बाद इस्पात का सबसे बड़ा दूसरा, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन जो होती है, स्पंज आयरन में भारत का प्रथम स्थान है। अन्य इस्पात संयंत्र, अन्य और कौन कौन से? ये जो मैंने आपको पढ़ाई ये तो हैं इस्पात संयंत्र। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर दूर है। ये संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित है। विजांग इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश के अंदर, दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटका में, दोनों का वीवी से नाम शुरू है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के अंदर है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के अंदर है और विजांग इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में है और विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटका में। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 3 स्टेट्स में है। विजांग इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्थित पहला पतन आधारित संयंत्र। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। यह भारत का पहला तटवर्ती कारखाना है। तट के पास में जो कारखाना है भारत का वो पहला यही है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी कर्नाटका। इस संयंत्र को हासपेट में विकसित किया गया। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया गया। कहाँ किया गया? हासपेट में विकसित किया गया और उसमें स्वदेशी जो तकनीकी हैं, सारी स्वदेशी तकनीकी इसको बनाने में यूज की गई हैं। सलेम इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र को तमिलनाडु में 1982 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? तमिलनाडु के अंदर 1982 में इस्पात को प्रारंभ किया गया था। मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक अन्य इकाइयां स्थापित की गई। मतलब 206 से अधिक इसकी इकाइयां छोटी हैं जो पूरे देश में स्थापित हैं। और एल्यूमिनियम उद्योग, अब जाते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। धातु शोधन यानी धातु निकालने वाला। एल्यूमिनियम हल्का, जंग रोधी, ऊष्मा सुचालक तथा लचीला होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम हल्का, जंग रोधी, ऊष्मा सुचालक तथा लचीला होता है एल्यूमिनियम। इसे अन्य धातुओं से मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। मतलब इसके साथ अगर कोई अन्य धातु मिला दी जाती है तो ये कठोर बनता है, अदरवाइज ये लचीला रहता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? हवाई जहाज बनाने में, तार बनाने में और बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देश के एल्यूमिनियम प्रंगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। एल्यूमिनियम प्रंगलन संयंत्र जो होते हैं जिससे एल्यूमिनियम को गलाया जाता है वो कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं।
उसके बाद में है प्रंगलन। प्रंगलन यानी स्मेल्टर करना, यानी प्रगलन में बॉक्साइट का कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट जो होती है प्रगलन में उसका कच्चे पदार्थ के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। वो जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टानों जैसा खनिज होता है, गहर चट्टान की जैसा गहरा लाल खनिज जैसा वो होती है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित करना। यानी कम कीमत, इस उद्योग को स्थापित करने के दो ही कारण, एक तो कच्चे माल कम कीमत पर प्राप्त हो जाएगा और नियमित रूप से ऊर्जा की पूर्ति होती रहेगी। ये दो रीजन है इसको स्थापित कर लेंगे प्रगलन वाले को। है भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल में निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? 1937 के अंदर प्रगलन आसनसोल में स्थापित किया गया था। आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। 1938 ईस्वी में 38 में 4 कारखाने तत्कालिक बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाई और पश्चिम बंगाल के बेल्लूर तथा ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित किए गए थे। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन की स्थापना तत्कालिक उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है वो रेणुकूट नामक स्थान पर की गई थी। है और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के मैदुर स्थापित किया गया था। क्या कहता है? मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के मैदुर में स्थापित किया गया था। भारत के अंदर एल्यूमिनियम के संयंत्र कहाँ कहाँ है वो इधर देख लीजिए। अब आप रेणुकूट, मुरी, जमशेदपुर, आसनसोल, वेल्लोर, दुर्गापुरा, राउरकेला, झारसुगुड़ा, वेदांता, हीराकुंड, अंगुला, भिलाई, जेके नगर, इंडालको। तो वर्ष 2022 में विश्व का 4.37 मिलियन टन एल्यूमिनियम उत्पादन का भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, जो कि हमने भी देखा है। तो ये आप या तो आप मैपिंग की पिक्चर वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो। प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनियां और उनके प्रमुख के अंदर ये जो मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी के थ्रू लब्बो लो आप करके पढ़ाया है आपको, हैं उसको अभी यहाँ टेबल फॉर्म में दे रखा है। जैसे मेरा जो पीपीटी बनाने वाला है ना, उसको मेरे स्टूडेंट्स से बहुत प्यार है। वो हर तरीके से मुझे पीपीटी बना के देता है कि मैं अगर पीपीटी बना के दूंगा तो मैडम को समझाना पड़ेगा है, और मैडम उनको पैराग्राफ या थ्योरी फॉर्म में भी समझाएगी और फिर टेबल फॉर्म में दोबारा समझा देगी। है तो मेरा जो पीपीटी बनाने वाला है ना, उसको मेरे स्टूडेंट्स से बहुत प्यार है। तो वो पैराग्राफ फॉर्म में भी बना के देता है और पीपीटी फॉर्म में, इसमें क्या कहते हैं, टेबल फॉर्म में भी पीपीटी बना के देता है। वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई है वो उसने दोबारा डाल दी है यहाँ पे। है तो कोई नहीं, चलो ठीक है, वो बार बार सुनोगे एक चीज को तो माइंड में क्लिक करेगी और आपको याद होगी वो। है तो कंपनियां बाल्को सोवियत संघ की सहायता से प्रमुख केंद्र कोरबा छत्तीसगढ़, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, बक्साइड केंद्र अमरकंटक, पठार, कोल्हापुर व सतारा। विद्युत प्राप्ति ताप विद्युत, कोयला, जल विद्युत और विद्युत परियोजना। नालको फ्रांस की सहायता से बना है। दामनजोड़ी ओडिशा, अंगुल और ओडिशा। पंच पतमाली, कोटापुर, हीराकुंड जल विद्युत और हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका, रेणुकूट प्रदेश उत्तर प्रदेश, झारखंड रहिंद परियोजना विद्युत प्राप्ति। फिर इंडाल्को कनाडा, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी, अलुआ स्थानीय आपूर्ति, कर्नाटका बेलगांव ताप विद्युत परियोजना जल विद्युत परियोजना से। और माल्को वेदांता इटली के सहयोग से जर्मनी, चेन्नर मुट्टूर सलेम तमिलनाडु और झारसुगुड़ा प्रमुख केंद्र। बक्साइड के अंदर जो है वो बक्साइड कहाँ से मिलती है? सेवराय व जवदी पहाड़ियों से झारखंड। जल विद्युत परियोजना ताप विद्युत परियोजना से इनको विद्युत मिलती है। प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र, एल्यूमिनियम के कौन कौन से संयंत्र हैं और कहाँ कहाँ स्थित है, मैं आपको पूरा औद्योगिकरण करा रही हूँ, मतलब पूरा उद्योग कर पा रही हूँ। इससे बाहर उद्योगों में से कहीं कोई ना तो मेंस में आएगा कोई क्वेश्चन और ना प्रीलिम्स के अंदर आएगा। जो मैं आपको पढ़ा के जा रही हूँ ना, इसमें से कहीं से भी बाहर ना तो प्रीलिम्स में से आने वाला है कुछ, ना मेंस में आने वाला है आरएएस के स्टूडेंट्स के लिए। और आरएएस के जो अदर स्टेट्स के पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए भी इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो तो है ही, क्योंकि भारत का भूगोल तो पूरे भारत के लिए, विश्व का भूगोल पूरे विश्व के लिए है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कोई एक दो ऊपर नीचे टॉपिक होंगे वो मैं बाद में करा दूंगी। बाकी पूरे भारत के ये जो टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक जो जिस पीसीएस के अंदर ये हैं, ये टॉपिक सिलेबस के अंदर हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन टॉपिक में मैंने छोड़ा कुछ नहीं, सारा कवर कर डाला है। तो सभी पीसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन टॉपिक को अपनी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आराम से तैयार कर सकते हैं। प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965
लिमिटेड 1965। कौन कौन से एल्यूमिनियम प्रमुख एल्यूमिनियम संयंत्र हैं? तो उसके अंदर पहला है भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 में स्थापित, फिर राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981, और राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी जो है वो 1981 में स्थापित, फिर हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन एल्यूमिनियम लिमिटेड 1958 के अंदर है, और फिर भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1938, कौन सी 1938। उसके बाद में मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 है। फिर वस्त्र उद्योग, देश का ये एकमात्र उद्योग वस्त्र उद्योग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वस्त्र उद्योग, मतलब वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ ज्यादा है और कहाँ कहाँ इसके बनता है। ये देश का ये एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल को लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब ये देश का पहला एक ऐसा उद्योग है जो उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग वर्तमान भारत का सबसे विशाल उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वस्त्र उद्योगों में वो सबसे बड़ा विशाल उद्योग है। ये कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इसी उद्योग में प्राप्त होता है। इसके विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम का 20% से अधिक कार्यरत है। 20% से ज्यादा इसके अंदर कार्यरत हैं लोग। वर्तमान में ये देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है जो औद्योगिक उत्पादन में 7%, सकल घरेलू उत्पादन में 2%, देश के निर्यात आय में लगभग 21% इसका योगदान है। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा तथा कारखानों से किया जाता है। किससे किया जाता है? हथकरघा तथा बिजली करघा तथा उद्योगों से, कारखानों से किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक अर्धकुशल श्रमिकों की रोजगार प्रदान करता है। मतलब हथकरघा से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है, जो कि अर्धकुशल श्रमिकों को भी रोजगार प्रदान कर देता है। साथ ही पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। सूती वस्त्र उद्योगों के अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। इसमें पूंजी भी कम लगती है इस उद्योग के अंदर है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन की अधिक होता है। नॉर्मल सी चीजें हैं। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास की आवश्यकता होती है। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से किया जाता है। सूती वस्त्र बनाने में भारत का अधिकार प्राचीन काल चला आ रहा, मतलब प्राचीन काल से ही भारत का जो है सूती वस्त्र बनाने में एकाधिकार मतलब टॉप नंबर पर है। और परंतु पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टोर में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टोर में पहली सूती कारखाने की जो फैक्ट्री थी उसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी मुंबई में कवासजी डावर द्वारा 1854 में मुंबई के कवासजी डावर द्वारा स्थापित किया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। कहाँ थी? महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। कपास, बाजरा, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। क्या दिया है? विशेष योगदान दिया है। वर्तमान में देश की अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। कौन से? महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव आदि प्रमुख हैं। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोटा, पोरबंदर सूती वस्त्रों के लिए प्रमुख माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख है। कौन है पश्चिम बंगाल में? हावड़ा, मुर्शिदाबाद और श्रीरामपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर प्रमुख केंद्र हैं। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग हैं। विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं के देश में सूती वस्त्र उद्योगों की विकेंद्रीकृत महत्वपूर्ण भूमिका है। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र बाजार एवं कच्चे माल का वजन हाथ उद्योग न होने के कारण ही इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकृत हुआ। मुंबई को सूती वस्त्र कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, क्योंकि केवल मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। कहाँ पर? मुंबई में। ये देखिए सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र श्रीनगर, अमृतसर, मोदीनगर, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी, अहमदाबाद, इंदौर, जामनगर, सूरत, मुंबई, भागपुर, सोलापुर, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, चेन्नई, कांचीपुरम और तंजावुर, राजीव, कोलकाता, मुर्शिदाबाद। अब वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योगों की समस्याएं, मतलब वो समस्याएं कौन सी हैं जो सूती वस्त्र उद्योगों को फेस करनी पड़ती हैं?
तो उनमें से है उत्तम किस्म के कपास की कमी, यानी अच्छा कपास नहीं मिल पाता है हमको, है। और कम उत्पादन वाले परंपरागत मशीनों की प्रधानता, मतलब पुरानी ही मशीनें अब चल रही हैं, नई मशीनें नहीं मिल रही हैं जिससे उद्योग अच्छा हो। अनियमित विद्युत आपूर्ति है, क्या कहते हैं, बिजली टाइम पे मिलती नहीं, और मिलती है तो बीच बीच में कट के चल जाती है। न्यून उत्पादन, कृत्रिम रेशम में निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, निम्न उत्पादकता और कृत्रिम रेशम से निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी स्पर्धा, दूसरे जो वस्त्र हैं उनके साथ सूती वस्त्रों का काफी कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, जिस वजह से भी इसमें समस्याएं हो रही है। वस्त्र पार्क, सीली मिलाए वस्त्रों के निर्माण संवर्धन के लिए देश में पहले वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हैवी एट्टीवरवल्लयाम नामक स्थान गांव में की गई थी। इस नाम को अच्छे से याद कर लेना भाई, अजीब ही नाम है। एट्टीवरम पलायम नामक गांव की स्थापना की थी। मुंबई को भारत का सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको? कानपुर को उत्तर भारत का कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। रेशम उद्योग, भारत का प्राचीन काल से ही रेशम से बनी वस्तुओं को उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। रेशम की जो चीजें बनी हुई होती हैं भारत हमेशा से ही उसके लिए फेमस रहा है। रेशम किससे बनता है? रेशम एक कीट से बनता है। तो भारत का एक ऐसा देश है जहां शहतूत, एरी, टसर और मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। किसमें? मूंगा जो रेशम का उत्पादन होता है उसमें भारत को एकाधिकार, मतलब सिर्फ भारत ही उसको उत्पाद कर सकता है और बाकी कोई दूसरे उत्पाद नहीं कर सकते। लेकिन जो 4 प्रकार के रेशम हैं उनमें भारत हमेशा से ही शहतूत, एरी, टसर और मूंगा आदि 4 किस्मों में उत्पादन करता है रेशम को। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। इनके अतिरिक्त कई छोटे मध्यम इकाइयों के रेशम कपड़ों का उत्पादन करती हैं। कुल मिला के 90 मिलें हैं भारत के अंदर रेशम की, लेकिन छोटी बड़ी मिला के काफी इसमें उत्पादन करती हैं। संस्थाएं, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर में स्थित है, ब्रह्मपुरी में। केंद्रीय ईरी अनुसंधान केंद्र मेंथी पाथर में। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र रांची में। भारत में 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। रेशमी वस्त्र तैयार करने के केंद्र कर्नाटका में बेंगलुरु, कोल्लार, मैसूर, बेलगांव। रेशम पश्चिम बंगाल में मुर्शिदापुर और बांकुर तथा जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। कौन से हैं रेशम को उत्पादन करने वाले प्रमुख केंद्र? सुनिए, कर्नाटका में बेंगलुरु, कोल्लार, मैसूर और बेलगांव रेशम। पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद और बांकुरा। जम्मू कश्मीर के अंदर अनंतनाग, बारामूला, श्रीनगर और प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। मतलब 3 स्टेट है, 3 स्टेटों के अंदर जो छोटे राज्य हैं वो भी अनंतनाग, बारामूला जैसे छोटे छोटे राज्य भी हैं। छोटे छोटे राज्य नहीं, छोटे छोटे जिले भी हैं। कर्नाटका देश का 29.2% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है, जहां शहतूत, मलबरी रेशम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 29.2% से अधिक रेशम उत्पादन करता है भारत। कर्नाटका, भारत के अंदर कर्नाटका करता है 29.2% से ज्यादा है। यहाँ देश का 45% रेशमी धागा बनाया जाता है। कितना? 45%। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 21.2 के साथ दूसरे स्थान पर है। 21.2 के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर के ऊपर है। भारत में कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान 3% है। कितना प्रतिशत है? 3%। ये आंकड़े याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चा या तो आंकड़ों में गड़बड़ करता है या फिर नामों में गड़बड़ करता है, सुई वहीं जाके अटकती है। बाकी तो पूरी पिक्चर की स्टोरी की जाता पूरी थी याद कर लेता है। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जम्मू कश्मीर में कौन से प्रमुख केंद्र है जो रेशम उद्योग के लिए फेमस है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, उधमपुर, अनंतनाग और बारामूला। पंजाब के अंदर अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर और लुधियाना है। तमिलनाडु के अंदर सलेम, तंजौर, कांजीपुरम और तरमाचपल्ली और कोयम्बटूर। और पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा और 24 परगना, ये फेमस हैं। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, सूरत, भावनगर और पोरबंदर। बिहार में भागलपुर, गया और पटना। कर्नाटका में बेंगलुरु, मैसूरू। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी और शाहपुरा। ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? 1876 के अंदर कानपुर में स्थापित की गई। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास वर्ष 1950 के बाद ही हुआ था। कब हुआ था? 1950 के बाद इसका वास्तविक। वैसे देखा जाए तो भारत में हर एक उद्योगों का विकास
1950 के बाद यानी आज़ादी के बाद ही हुआ था, उससे पहले तो सिर्फ अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए करा जो करवाया वो सब कुछ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। इस देश में सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से एक है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य में है। कहाँ है ऊनी वस्त्र का संकेंद्र? पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्य के अंदर है। ऊनी वस्त्र उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से केंद्र हैं ऊनी वस्त्र उद्योगों के जो महत्वपूर्ण हैं? कर्नाटका में बेंगलुरु और मैसूरू, पंजाब में अमृतसर, धारीवाल, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहपुरा, राजस्थान के अंदर जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए दो प्रकार की ऊन के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें पश्मीना ऊन और यह एक विशेष नस्ल की बकरियों बालों से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है और बहुत गर्मी प्रदान करता है। कौन सी ऊन? पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन याद कर लेना है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर जनजाति द्वारा पाली जाती है। किसके द्वारा? कश्मीर के अंदर गुज्जर जनजाति के द्वारा पाली जाती है। अंगोरा ऊन दूसरी है, अंगोरा ऊन। ये खरगोश के रोए से प्राप्त की जाती है। किसके रोए से? खरगोश के रोए से प्राप्त की जाती है अंगोरा ऊन। हाँ, और ये गैर शहतूत रेशमी और असम, बिहार तथा मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। कहाँ? गैर शहतूती रेशम मुख्य असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योगों के सामने कच्चे ऊन की कमी और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्याएं हैं। कौन सी? कच्चे ऊन की कमी है और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता, यानी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती उत्पादों में। ये एक भारी समस्या है ऊन उत्पादन के अंदर है। और इन समस्याओं के बावजूद भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। ऊन का 7वां, विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, और विश्व के कुल उत्पादों में से 1.8% का योगदान करता है। कितना करता है? विश्व के कुल उत्पाद में 1.8% का योगदान भारत करता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग, कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? ये वस्त्र मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, उन्हें पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है। क्या होती है? वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इन्हें पुनः बुनने में भी आसानी होती है। कौन से? कृत्रिम जो वस्त्र होते हैं इनको हैं। कृत्रिम धागे ये पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रियोन, एक्रिलिक और पॉलीमर। मानव निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्रों में अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्राय कपास, रेशम और ऊन जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन उद्योगों को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अधिक विस्तार होता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से अधिक विस्तार इनका होता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं? पटसन और जूट उद्योग। कृत्रिम वस्त्र उद्योगों के महत्वपूर्ण उद्योग: जूट वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? जूट जो है, सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग ये है। अंग्रेजों के टाइम से ही फेमस है जूट और पटसन वाला जो उद्योग है। हाँ, ये कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। किस है? प्रथम 56.8% जूट के उत्पादन से करता उद्योग में उत्पादन करता है भारत है। और जूट के सामान की निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। बांग्लादेश के बाद विश्व में दूसरा स्थान है किसके अंदर? जूट के सामान के निर्यात में। निर्यात मतलब एक देश से दूसरे, हमारे देश से दूसरे देश में निर्यात करना है। बिहार में 14% सामान तैयार होता है। शेष भाग उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शेष भाग उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में। पहला पटसन उद्योग 1855 में कोलकाता के निकट रीसरा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? 1855 में कलकत्ता के निकट रीसरा में। अधिकतर उद्योगों की, जो सब मैंने आपको शुरू में बताया था ना, अधिकतर उद्योगों की स्थापना या तो मुंबई में हुई है या कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में हुई है, क्योंकि अंग्रेजों का जो सेंटर थे वो दो ही जगह थे। पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर की लंबी तथा 3 किलोमीटर तक संकीर्ण मेखला में स्थित है। कहाँ है? 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर लंबी, 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर संकीर्ण मेखला में ही स्थित है। हुगली नदी तट पर जूट उद्योग स्थित होने के कारण, किन कारणों से जूट उद्योग जो वो हुगली नदी के नजदीक स्थित है? पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता। पटसन की जो उत्पादन है वो निकट है और सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन, जाल, कच्चे माल को मिलने तक ले जाने में आसानी। अब इसमें क्या समझाऊंगी? तो कॉमन सी चीजें हैं जो आपको वैसे भी याद हो ही जाएंगी, समझाने वाला जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर है। कच्चे पटसन को संशोधित करने में प्रचुर जल की उपलब्धता। पश्चिम बंगाल व सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। कोलकाता द्वारा ये बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पटसन की सुविधाएं प्रदान होती है। पतन की सुविधाएं प्रदान होगी तो वहां पे ज्यादा औद्योगिकरण होगा ही। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005, ये इधर देखिए कौन कौन से है जो पटसन हुगली नदी के किनारे, ये देखिए इधर से
हुगली प्रवेश जूटे मिले, जूट की मिलें जो है वो हुगली नदी के नजदीक, सारी हुगली नदी के नजदीक है, ताकि इनको वो नदी के नजदीक एक तो पानी की बिजली मिल जाती है इनको, और फिर क्या कहते हैं पतन नजदीक हो जाता है, और क्या कहते हैं आयात निर्यात के जो परिवहन का साधन है वो भी हो जाता है। राष्ट्रीय पटसन नीति 2005, पटसन का उत्पादन बढ़ाना है इसका इसका उद्देश्य था पटसन का उत्पादन परिणाम गुणवत्ता में सुधार करना, पटसन की जो गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार करना, और पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है किसानों को वो बढ़ाना, और उसका मूल्य जब वो बेचने जाए बाजार में तो वो अच्छा दिलाना है। फिर सुनहरा रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों में वस्तुओं का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। किसमें? सुनहरा रेशा जो होता है जूट का, उसमें भारत को प्रथम स्थान, जो एक प्रकार है जूट का जिसका नाम है सुनहरा रेशा, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त है भारत को। तो भारतीय जूट निगम की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी 1971 में जूट के आयात निर्यात व आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। जूट के आंतरिक व्यापार और आयात और निर्यात के लिए 1971 में जूट स्थापना की गई थी। किसकी? भारतीय जूट निगम की है। इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियों से सामना कर रहा था। जूट जो उद्योग है उस समय कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, इसलिए की थी इसकी है जूट निगम की स्थापना। इन चुनौतियों में ऊंची उत्पादकता लागत यानी लागत ज्यादा थी है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों में तैयार सामान और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। किसको करना पड़ रहा था प्रतिस्पर्धा का सामना? जूट उद्योग को करना पड़ रहा था, इसलिए किसकी स्थापना की? जूट उद्योग निगम की स्थापना की गई थी है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान कौन कौन से स्थान है जो जूट उद्योग से संबंधित हैं? पश्चिम बंगाल के अंदर टीटागढ़, रीसरा, बाली, आरा, आगरा, पांडा, बांसबेरिया, काकीनाडा, उल्लेबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर और बैरकपुर आदि हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम और गुंटूर हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर और सहनवा, गोरखपुर हैं। बिहार के अंदर पूर्णिया और कटिहार, सहरसा, दरभंगा हैं जो प्रमुख जूट उद्योग के लिए प्रमुख स्थान हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई जो बांग्लादेश में स्थित है। चीनी उद्योग हाँ, चीनी उद्योग भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राजील के बाद सबसे बाद में जो चीनी उद्योग के लिए फेमस है वो अपना भारत है, दूसरे नंबर पर आता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित, कृषि पर जो उद्योग आधारित उसमें से पटसन के बाद में चीनी उद्योग ये जो सबसे ज्यादा कृषि उद्योगों पर आधारित है। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। 4 लाख से ज्यादा लोगों को ये प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और अप्रत्यक्ष रूप से काफी किसानों को सहयोग देता है। गन्ना एक बारहमासी उद्योग है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12 के बीच होता है। ये गन्ने की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। गन्ना जो है बारहमासी उद्योग है, ये 9 से लेकर 12% तक होता है। भारत विश्व में कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। विश्व के उत्पादन में भारत का सहयोग 8% है चीनी उत्पादन के अंदर। इसके अतिरिक्त गन्ने के खांड सारी और गुड़ तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? खांड सारी और गुड़ तैयार किया जाता है। भारत उपभोग के रूप में विश्व में प्रथम है। चीनी जो उपभोग करता है उसमें भारत पहले नंबर पर आता है। हाँ, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांड सारी उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी उद्योग पर युक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढलाई में इसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। गन्ने के खेत में काटने से 24 घंटे के अंदर ही रस निकाल दिया जाए तो चीनी की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, लेकिन अगर 24 घंटे तक रखा के बाद में अगर गन्ने को रखा जाता है तो वो सूखना शुरू हो जाता है, जिससे चीनी की उतनी मात्रा नहीं प्राप्त होती जितनी की फ्रेश काटने के बाद में प्राप्त होती है। लेकिन उसको गन्ने को जहाँ प्राप्त हुआ वहां से लेके जाके कारखानों तक लेके जाने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी इतनी चीनी प्राप्त नहीं हो पाती जितनी हमें होनी चाहिए। गन्ने की इन्हीं विशेषताओं से ध्यान में रखकर चीनी मिलों को गन्ने उत्पादन क्षेत्र में स्थापित की जाती है। मतलब जहाँ पे गन्ना प्राप्त होता है वहीं पे उनकी मिलें स्थापित की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योगों की संख्या दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में चीनी की कारखानों की मिलें बढ़ी हैं। इनका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में शर्करा को अधिक होती है, मतलब सुक्रोज इसके अंदर ज्यादा होता है, ये एक वजह है इसकी है। यहाँ की जलवायु भी गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। मतलब यहाँ की जो जलवायु है वो गन्ने के लिए अच्छी है। कहाँ की? महाराष्ट्र की
चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उद्योग का अल्पकालिक होना और पुरानी व परंपरागत तकनीक का प्रयोग, परिवहन अक्षमता के गन्ने का समय के कारखानों तक न पहुंच पाना, अल्पकालिक पहुंच पाना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न होना, समय पर किसानों को गन्ने का मूल्य न मिलना और विद्युत की कमी जैसे अन्य गंभीर समस्याएं भी हैं, जिनकी वजह से गन्ने और चीनी उत्पाद जो हो उसको इसका सामना करना पड़ रहा है और चीनी उत्पाद में गन्ने की महत्वता कम होती जा रही है। उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग है जो वस्तुओं का उत्पादन, उपभोक्ता उद्योग होता क्या है, जो वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग होने करने हेतु करते हैं। मतलब उत्पादन हो गया उपभोक्ताओं के सीधे। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? उपभोक्ता उद्योग जैसे किसी चीज का उत्पादन आपने कर लिया, लेकिन अब उस उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो उद्योग खड़ा किया गया उसको बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। जैसे कि ब्रेड बना दी, अब उस ब्रेड को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, उसके बीच में किसकी जरूरत पड़ेगी? उसके बाद में एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद में आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए, जो वहां तक पहुंचा सके उस चीज को। इसमें विशेष रूप से घरेलू वस्तुओं का उत्पादन होता है। कागज उद्योग और दंतमंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरण हैं। चीनी उद्योग की अवस्थिति, आधुनिक आधार पर भारत में चीनी उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में भारत के अंदर प्रारंभ हुआ था चीनी का उद्योग है। जबकि बिहार के मंडोरा में एक चीनी मिल स्थापित की गई थी। बिहार का जो मंडोरा है उसके अंदर एक चीनी मिल स्थापित की गई थी शुरू में 1903 के अंदर। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें स्थापित की। बिहार और उत्तर प्रदेश के उसके 1903 के बाद में और मिलें स्थापित की गई यहाँ पे। 1950-51 में देश में 130 चीनी मिलें थी। कितनी थी? 130 चीनी मिलें 1950 और 1951 के अंदर थी। जो वर्ष 2010 और 11 में प्रचलित देश की 662 से अधिक चीनी मिलें थी। ये मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में स्थापित हैं। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ, जो देश में कुल उत्पादन के 1/3 से अधिक भाग का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र वो अभी मैंने आपको बताया ना कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। वहाँ की जलवायु जो है वो ऐसी है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत की कुल चीनी मिलों का 60% प्रदेश बिहार तथा बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग 2 पार्टियों गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में स्थित है। कहाँ? तराई प्रदेश और गंगा यमुना दोआब। पेट्रो रसायन उद्योग की इस श्रेणी के अंतर्गत कई प्रकार के उत्पाद आते हैं। पेट्रो रासायनिक उद्योग जो है इसमें कई प्रकार के उद्योग आते हैं इस श्रेणी के अंदर। देश में पेट्रो रासायनिक उद्योगों की शुरुआत कब हुई थी? 1966 के अंदर हुई थी। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा रही थी आपको? पेट्रो रासायनिक उद्योग। अब शुरू करते हैं। पेट्रो रासायनिक उद्योग क्या है? देश में पेट्रो रसायन उद्योग की शुरुआत 1966 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड टॉम्बे के सहयोग से स्थापित हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में प्रथम कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वडोदरा से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से किसे जाना जाता है? अपरिष्कृत पेट्रोल से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती है। अपरिष्कृत यानी जो खराब तेल होता है उससे, जो अनेक नए उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जो दूसरे उद्योग उनके लिए वो कच्चा माल का रूप काम करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से जाना जाता है। और पेट्रो रसायन उद्योग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? पेट्रो रसायन उद्योग को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें है पॉलीमर, कृत्रिम रेशे, इलेस्टोमर्स और पृष्ठ सक्रियन। क्या? पृष्ठ सक्रियन। रासायनिक और पेट्रो रासायनिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पेट्रो रसायन क्षेत्र के अंतर्गत 3 संस्थाएं काम करती है। कौन सी संस्थाएं? 3 संस्थाएं अरे यार काम करती हैं। भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कौन सी? भारतीय पेट्रो रासायनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड काम करती है और ये संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये विभिन्न प्रकार के पेट्रो रसायन जैसे पॉलीमर और रेशों से बनने वाले संक्रिय को निर्माण और वितरित करती है। पेट्रोफिल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यह भारत सरकार एवं बुनकरों की सहकारी संस्थाओं का संयुक्त प्रयास है। यह पॉलिस्टर तंतु और नायलॉन चिप्स का उत्पादन गुजरात से बड़ोदरा और नलधारी संयंत्रों से करती है। कहाँ से नलधारी करती है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह संस्थान पेट्रोकेमिकल्स उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कहाँ करती है? यह प्रशिक्षण प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 में स्थापित व नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केमिकल्स इंस्टीट्यूट लिमिटेड नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग है। कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में 1961 में स्थापित नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केमिकल्स इंस्टीट्यूट लिमिटेड नेफ्था पर आधारित मुंबई का रासायनिक उद्योग था। मुंबई, बरौनी, मैथुर और पिंपरी रेसरा में स्थित संयंत्र प्लास्टिक वस्तुओं के मुख्य उत्पादक हैं। लगभग 75% इकाई लघु मैदानों के सेक्टर में मुंबई सेल रासायनिक उद्योग का केंद्र है। कौन सी है? लगभग 75% इकाइयां लघु पैमाने में सेक्टर में मुंबई सेल रासायनिक उद्योगों का केंद्र है। यह उद्योग पुनः चक्रित प्लास्टिक का भी प्रयोग करता है, जो पूरे उत्पादन का लगभग 30% है। संतुष्टित तंतु का प्रयोग अपनी मजबूती, टिकाऊपन, धुलाई, धोने पर ने सिकुड़ने व गुणों के कारण व्यापक रूप से कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन और पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई और मोदिनी नगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर व उथना में लगाया जाता है। क्या किया जाता है? नायलॉन तथा पॉलिस्टर धागा बनाने के संयंत्र कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदी नगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर और उथना में लगाए गए हैं। कोटा और बड़ोदरा में एक्रिकल्स कपड़े बनाए जाते हैं। ये नाम बड़े बड़े अजीब हैं। देखो, एक्रिलिक कपड़े बनाए जाते हैं। कोटा और बड़ोदरा में एक्रिकल्स कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उर्वरक उद्योग। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग हम करेंगे फिर कल, है। तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है इस टॉपिक की। कल तीसरी क्लास होगी। तो मैं जैसे ही आपको पता ही है कि मैं जैसे नई क्लास शुरू करती हूँ तो मैं पीछे वाला एक बार उस टॉपिक का रिवीजन करा ही देती हूँ। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे कल इसी टॉपिक के साथ दोबारा कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।